हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। आज हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम पेंशन रूल और लीव रूल में जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो किस फॉर्म में किस पर्पज के लिए किस फॉर्म में वो फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, ये चीजें हम छोटे से एक वीडियो में देख लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है, पीछे 1-2 सालों में कुछ ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा फॉर्म सबमिट करना होता है, इसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसको आप 1-2 बार जो है कि देख लीजिएगा, जो है कि ताकि अगर 1-2 सवाल इससे आए तो जो है कि वो आसानी से बन जाए। हम इस वीडियो में सीसीएस पेंशन रूल 2021 मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कौन-कौन से फॉर्म है वो भी पढ़ेंगे। एनपीएस रूल के तहत कौन-कौन से फॉर्म है वो भी पढ़ेंगे और लीव रूल में कुछ कौन से फॉर्म है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि एज पर सीसीएस पेंशन रूल 2021 जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसमें कौन-कौन से फॉर्म दिए हुए हैं। सबसे पहला है फॉर्म 1। फॉर्म 1 जो होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने रिटायरमेंट के विद इन 1 ईयर जो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करने के लिए जो रिक्वेस्ट करता है ऑफिस से, वो फॉर्म 1 में रिक्वेस्ट करता है। तो फॉर्म 1 में एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू एक्सेप्ट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑफिस से रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसी फॉर्म 1 में अपना एप्लीकेशन सबमिट करेगा। उसके बाद ऑफिस जब उसकी एप्लीकेशन को जो है कि प्रोसेस करेगा तो वो फॉर्म 2 में एक चेकलिस्ट है, उस पूरी चेकलिस्ट के में जो है कि उनकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा और फॉर्म 2 में ही उनको परमिशन भी ग्रांट करेगा। ठीक है, तो फॉर्म 1 पेंशनर जो है कि अपना एप्लीकेशन सबमिट करेगा अगर वो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करना चाहता है रिटायरमेंट के विद इन 1 ईयर। और फॉर्म 2 जब वो एप्लीकेशन ऑफिस के पास आ जाएगी तो ऑफिस को जो चेकलिस्ट जो चेक करनी है और जिस प्रोफार्मा में उनको परमिशन देना है वो फॉर्म 2 में। नॉमिनेशन पेंशन रूल में जो नॉमिनेशन का फॉर्म है वो 2 फॉर्म है जो नॉमिनेशन के लिए। एक कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म है जो ग्रेचुटी, जीपीएफ और सीजीआईएस के लिए है, वो फॉर्म 3 कहलाता है। और एक अलग से नॉमिनेशन का फॉर्म है जो एरियर ऑफ पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के एरियर के लिए होता है, वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक होता है फॉर्म 5। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद अगर वो मैरिज करता है या रिटायरमेंट के बाद उसको कोई बच्चा पैदा होता है तो इसकी इंटीमेशन जब वो ऑफिस को देगा वो फॉर्म 5 में देता है। ठीक है, ये चीज। फॉर्म 6 क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट से पहले जो फॉर्म फिल करके ऑफिस को जमा करता है वो फॉर्म 6 में जमा करता है। ठीक है, तो यही है। फॉर्म 6 में क्या है, पर्टिकुलर्स टू बी ऑब्टेन्ड बाय हेड ऑफ ऑफिस फ्रॉम रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर होने वाला होता है जिसे रिटायरमेंट से एटलीस्ट 6 मंथ पहले फॉर्म फिल करके हेड ऑफ ऑफिस के पास जमा करना पड़ता है, तो वो सारे पर्टिकुलर्स जो है वो इसी फॉर्म 6 में भर करके हेड ऑफ ऑफिस को जमा करता है। ठीक है, ये चीज है। ये एक नया चेंज रिसेंटली गवर्नमेंट ने किया है फॉर्म 6A का। ठीक है, कोई भी रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने रिटायरमेंट के समय जो डिटेल्स ऑफ फैमिली भर के देगा ऑफिस को वो फॉर्म 6A में देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि इसमें रिसेंटली चेंज हुआ है। पहले ये फॉर्म जो है वो फॉर्म 4 हुआ करता था। सीसीएस पेंशन रूल 2021 के तहत ये फॉर्म 4 हुआ करता था और उससे भी पहले जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 था उसके तहत जो है कि फॉर्म 3 हुआ करता था। ठीक है, तो जब 2021 में सीसीएस पेंशन रूल आया तो फॉर्म 4 था डिटेल्स ऑफ फैमिली का फॉर्म। गवर्नमेंट ने उसको और ज्यादा कॉलम्स ऐड किए। अब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय जो फॉर्म भरते समय अपना डिटेल्स ऑफ फैमिली देना होता है वो फॉर्म 6A में देना होगा। ठीक है, ये चीज। फॉर्म 7 क्या होता है, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना फॉर्म भर के दे देता है तो हेड ऑफ ऑफिस जो उसके पेंशन, फैमिली पेंशन या ग्रेचुटी का जो असेसमेंट करता है, असेसमेंट करके वो जो अकाउंट ऑफिसर को भेजता है वो फॉर्म 7 में भेजता है। ठीक इसी तरह फॉर्म 7A है, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग है और उसको प्रोविजनल पेंशन अगर सैंक्शन किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे में उसका पेंशन, फैमिली पेंशन वगैरह का जो असेसमेंट करके अकाउंट ऑफिसर को जो भेजा जाता है वो फॉर्म 7A में भेजा जाता है। मतलब फॉर्म 7 में उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का असेसमेंट करके अकाउंट ऑफिसर को भेजा जाएगा जिसके खिलाफ कोई भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग या जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं।
लेकिन किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर रिटायरमेंट के समय डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग है और उसको प्रोविजनल पेंशन सैंक्शन होना है, तो उसका जो पेंशन फैमिली पेंशन का असेसमेंट करके जो अकाउंट ऑफिसर को भेजा जाता है हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा, वो फॉर्म 7A में भेजा जाता है। फॉर्म 9 होता है जो कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो गई या वो मिसिंग है, तो उसकी फैमिली जो है कि जो उसकी ग्रेचुटी के लिए जो रिक्वेस्ट करता है ऑफिस से, वो फॉर्म 9 में रिक्वेस्ट करता है। ठीक। और जो फॉर्म 13 होता है, पेंशनर की डेथ होने के बाद जो रिजिडरी ग्रेचुटी जो हमने पढ़ा था, रिजिडरी ग्रेचुटी, उस ग्रेचुटी के लिए जो है कि जो भी एप्लीकेंट होगा वो जो एप्लीकेशन सबमिट करेगा वो फॉर्म 13 में एप्लीकेशन सबमिट करेगा। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए अलग अलग फॉर्म बनाए गए हैं। आपको बस एक बार दो बार इनको देख लेना है अच्छे से, ताकि अगर कभी सवाल पूछे तो आपसे बन जाए। ठीक इसी तरह सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1918(1) के तहत भी कुछ फॉर्म है। एक तो क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब अपना रिटायरमेंट का पेंशन के लिए जो फॉर्म भरता है, तो उसी में कम्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके लिए सेपरेट फॉर्म नहीं है। लेकिन सपोज करिए कि उन्होंने पेंशन फॉर्म अपना भर करके सबमिट कर दिया, ठीक है, और उस समय कम्यूटेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, अब दोबारा कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिफोर रिटायरमेंट। ऐसे केस में उन्हें एक फॉर्म है फॉर्म 1A, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। फर्क समझिएगा। जब वो अपनी रिटायरमेंट के 6 महीने पहले फॉर्म भर करके ऑफिस को जमा करता है, उसी समय उसी फॉर्म में कम्यूटेशन का कॉलम होता है, वो वही अप्लाई कर सकता है, तब सेपरेट फॉर्म नहीं भरना है। लेकिन फॉर्म भर के जमा कर दिया और अब रिटायरमेंट को अभी कुछ दिन बचे हुए, उसका मन कर रहा है कि नहीं मैं अपने पेंशन को कम्यूट करना चाह रहा हूं, तब वो फॉर्म ए में भरे। लेकिन कोई अपनी रिटायरमेंट के 1 साल के बाद अगर कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करता है, या कंपल्सरी रिटायर किया गया, या डिसमिस या रिमूव किया गया, या इनवैलिड पेंशन पे रिटायर हुआ, मतलब ये वो सिचुएशन है जिसमें उसका मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही कम्यूटेशन हो सकता है। ऐसे केस में उसे फॉर्म 2 में कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म 2 जो है वो सीसीएस कम्यूटेशन पेंशन रूल के अकॉर्डिंग है, सीसीएस पेंशन रूल के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि सीसीएस पेंशन रूल में भी एक फॉर्म 2 है, जैसा कि अभी हमने आपके यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो चेकलिस्ट वाला। ठीक है, तो दोनों अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि एनपीएस रूल जो 2021 आया, उसके तहत भी कुछ फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं, वो कौन कौन से। सबसे पहला, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस से गवर्न हो रहा है, वो ऑप्शन दे सकता है कि वो अगर उसकी डेथ हो जाती है, या इनवैलिडेशन हो जाता है, या उसको डिसेबिलिटी कोई हो जाती है, तो ऐसे केस में वो ओल्ड पेंशन स्कीम से गवर्न होगा कि न्यू एज पेंशन स्कीम से गवर्न होगा, इसके लिए उसे ऑप्शन देना पड़ता है। ये एनपीएस की क्लास में पढ़ाया गया, तो उसके लिए उसे फॉर्म 1 भर करके ऑप्शन देना पड़ता है। ठीक। एनपीएस के रूल में जो डिटेल्स ऑफ फैमिली का जो फॉर्म है, वो फॉर्म 2 है, ये बड़ा ध्यान रखिएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में डिटेल्स ऑफ फैमिली का फॉर्म 6A हो गया है, जो रिटायरमेंट के समय भर के देना है। एनपीएस के केस में डिटेल्स ऑफ फैमिली का फॉर्म 2, तो दोनों के बीच फर्क समझिएगा। ठीक इसी तरह जब कोई एनपीएस वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है, डेथ होता है, या तमाम सिचुएशन में एक तरीके से वो एनपीएस की स्कीम से एग्जिट होता है, तो हेड ऑफ ऑफिस जो पीओ को एक कवरिंग लेटर बना करके भेजता है उनके कॉर्पस के पेमेंट के लिए। उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुपर एनुएट हो रहा है, या वीआरएस हो रहा है, या प्री मैच्योर रिटायर हो रहा है, मतलब FR56J वगैरह में रिटायर किया जा रहा है, तो जो कवरिंग लेटर होगा वो फॉर्म 4A में होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने टेक्निकल रिजिग्नेशन दिया, या ऑटोनॉमस बॉडी या पीएसयू में उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, ऐसे केस में 4B में कवरिंग लेटर बनाकर हेड ऑफ ऑफिस पीओ को भेजेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, या कंपल्सरी रिटायर हो गया, या डिसमिस या रिमूव हो गया, ऐसे केस में 4C में बनाया जाता है कवरिंग लेटर। अगर वो इनवैलिडेशन पे रिटायर हो रहा है तो 4D में बनाया जाता है, और उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो गई ड्यूरिंग सर्विस, तो 4E में कवरिंग लेटर बना करके पीओ को भेजा जाता है। ठीक है, तो एनपीएस में यही इतना था जो जानने लायक था। इसी तरह लीव रूल में भी कुछ शेड्यूल और फॉर्म दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। लीव रूल में टोटल 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में बताया गया है कि कौन सी लीव सैंक्शन करने की अथॉरिटी किसके पास है।
ठीक है। और शेड्यूल 2 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के बारे में पूरा का पूरा प्रोफार्मा दिया हुआ है। तो ये बात पहले ध्यान रखिएगा। शेड्यूल 1 में कंपिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन लीव मतलब लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के बारे में बताया गया है, और शेड्यूल 2 में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के बारे में बताया गया है। अब वो फॉर्म कौन कौन से हैं? फॉर्म 1, कभी भी कोई लीव अप्लाई करने का जो फॉर्म होता है या एक्सटेंशन ऑफ लीव का जो फॉर्म होता है, जो नॉर्मली आप ईएल वगैरह या एचपीएल वगैरह अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म भरते हो, वो फॉर्म 1 होता है, एप्लीकेशन फॉर लीव या एक्सटेंशन ऑफ लीव। फॉर्म 2 जो है, जो लीव अकाउंट होता है, जो आपके सर्विस बुक में जो लीव अकाउंट मेंटेन किया जाता है, उसका पूरा प्रोफार्मा फॉर्म 2 में दिया हुआ है। ठीक है। जब कोई गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट मेडिकल सर्टिफिकेट पे कम्यूटेड लीव मांगता है डॉक्टर द्वारा इशू, तो वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होता है वो फॉर्म 3 में इशू होता है। ठीक है, हॉस्पिटल के द्वारा। ठीक इसी तरह फॉर्म 3A में है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हमने पढ़ा था ना, जो एक तरीके से डिसेबिलिटी को एक्वायर कर लिए हैं और रूल 20 के तहत जो है कि वो मेडिकल लीव मांग रहे हैं, कम्यूटेड लीव मांग रहे हैं। ठीक है, तो उनको जो मेडिकल देना पड़ेगा वो फॉर्म 3A में देना पड़ेगा। ये रूल 20 वो वाला है जो हमने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अनलाइकली टू बी फिट, ठीक है, वो वाला है, उनको फॉर्म 3A में देना पड़ेगा। और जो नॉन गस्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो जब मेडिकल ग्राउंड पे लीव अप्लाई करेंगे तो उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 4 में देना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों मेडिकल सर्टिफिकेट के ही प्रोफार्मा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए। फॉर्म 5 जो फिटनेस सर्टिफिकेट, चाहे गस्टेड हो चाहे नॉन गस्टेड हो, जब वो ज्वाइन करेगा तो फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म 5 के प्रोफार्मा में उसे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज। फॉर्म 6 में एक बॉन्ड का प्रोफार्मा दिया हुआ है। जो टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनको जो ईओएल ग्रांट करने की एक सर्टेन लिमिट होती है कि एक बार में इससे ज्यादा जो है कि ईओएल नहीं ग्रांट किया जाता। लेकिन अगर उससे ज्यादा उन्हें स्टडी पर्पज से जो है कि ग्रांट किया जा रहा है, तब उन्हें एक बॉन्ड भर के देना पड़ता है। वो उस बॉन्ड का प्रोफार्मा फॉर्म 6 में दिया हुआ है। ठीक है। ठीक इसी तरह फॉर्म 7 जो है वो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक बॉन्ड का प्रोफार्मा दिया हुआ है। जब वो स्टडी लीव के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें वो बॉन्ड भर के देना पड़ता है। ये स्टडी लीव में हमने पढ़ा भी था कि उन्हें बॉन्ड भर के देना पड़ता है। तो फॉर्म 7 में वो प्रोफार्मा दिया हुआ है परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट का कि वो इस प्रोफार्मा में जो है कि बॉन्ड भर के देगा अगर वो स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर रहा है। बाद में अगर वही परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर स्टडी लीव का एक्सटेंशन मांग रहा है, तब भी उसे एक बॉन्ड भर के देना पड़ता है जो फॉर्म 8 में दिया। कि किसी तरह टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अगर स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसे भी एक बॉन्ड भरना पड़ता है जो फॉर्म 9 में भरना पड़ता है। और बाद में टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर स्टडी लीव का एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता है तो उसे फिर एक बॉन्ड भरना पड़ता है जो फॉर्म 10 में भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने चीजों को एक जगह समराइज कर दिया है। ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इसको बस आराम से चीजों को एक दो बार पढ़ लेंगे तो एग्जाम में कई बार ऐसा देखा गया है कि एक दो सवाल इससे आ गए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाय।